So, good morning, everyone. Today I am back with the part two of your interview chapter. In this, what we learn word meaning formidable means inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. Medieval means relating to the Middle Ages. As you know about history, you have already learned it. Aesthetics means a branch of philosophy that deals with nature and appreciation of beauty. ब्यूटी को निहारना. Staggeringly means to an astonishing or shocking degree. The following is a part of an interview of the Italian novelist named Umberto Eco. अब अपन पढ़ेंगे Umberto Eco के बारे में. Who was he? He was an Italian novelist. He said that he wrote novels on Sundays. उसने कहा कि उनको जब भी टाइम मिलता था, स्पेशली ऑन संडेज, तो संडेज को वो नॉवल लिखते थे. मुकुंद पदम्बन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इंटरव्यूड हिम. मुकुंद जो थे उन्होंने क्या करा, इंटरव्यू किया उनका. अंबाटो एको वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, जो कि सिटी है इटली की. एट दैट टाइम अंबाटो इको जो था प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में. ही वॉज फेमस फॉर हिज थॉट्स ऑन सेमियोटिक्स. वो अपने थॉट्स को लेके बहुत ज्यादा फेमस थे. सेमियोटिक्स मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ राइटिंग्स एंड द ब्यूटी ऑफ द मिडिल एजेस. जो मिडिल एजेस में मतलब कि आपकी मेडिवल हिस्ट्री की, जो अपने पुरानी हिस्ट्री की बात करें, वहां की जो ब्यूटी है उसको उसके बारे में स्टडी करते थे और राइटिंग करते थे. मतलब ऐसे यू नो अबाउट द नॉवेलिस्ट कि वो नॉवेलिस्ट थे तो वो राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे. लेटर ही टर्न टू राइट फिक्शन. अब फिक्शन कुछ तथ्यों के बारे में भी वो लिखते थे. ओपिनियन, फैक्ट्स, फिक्शन ये सब होते. तो फिक्शन मीन्स तथ्य है, जो चीज फैक्ट है. ही रोट अ वेराइटी ऑफ लिटरेचर. उन्होंने कुछ लिटरेचर की वेराइटीज पे लिखा. फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर. जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं स्पेशली, वो भी उन्होंने लिखा. उनके बारे में भी लिखा. ही रोज टू फेम इन द ईयर 1980 व्हेन हिज बुक टाइटल्ड. उन्होंने एक फेम पा लिया इन द ईयर ऑफ 1980 जब उन्होंने बुक का नाम जो है, एक बुक का नाम दिया, द नेम ऑफ द रोज. और वो एक बेस्ट सेलर हो गई, मतलब कि अच्छी सेलिंग हुई उस पर. The interviewer begins by praising Umberto Eco and quoting the words of David Lodge, where he mentioned that it is out of his capacity to understand how one person. क्या है इंटरव्यूअर ने, जो इंटरव्यू लेने वाला है, एज आई टोल्ड यू, इंटरव्यूअर ने स्टार्ट किया अंबाटो इको के थ्रू जो है प्रेस करना, उसको अप्रिशिएट करना उसको, और उस पर कोटेशन दिया कुछ वर्ड्स जो कि डेविड लॉज के थ्रू वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने मेंशन किया कि ये उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, ये उनकी कैपेसिटी के बाहर है. क्योंकि अंडरस्टैंड करना एक पर्सन को, यहाँ पर क्या है, जो वन पर्सन है वो अंबाटो इको है, कुड बी गुड एट सो मेनी टाइम्स, कि वो एक इंसान काफी सारी चीजों में कैसे अच्छा हो सकता है. ठीक है, एक इंसान की एक ही क्वालिटी मानी जाती है, वो एक ही चीज में एक गुणत्व जो हासिल करता है अपने आप में, वो एक ही क्वालिटी में होती है, एक ही चीज उसके अंदर होती है. लेकिन उसने क्या कहा, अंबाटो इको में सब लोग शॉक है इस बात को जानते हुए कि वो एक ही इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी सारी अच्छी चीजें कैसे हो सकती है. Ambato ने रिप्लाई किया by specifying that maybe it looked like he did a multiple different task, distinct tasks. Ambato इको ने इसी बात पे रिप्लाई करते हुए कहा कि स्पेसिफाई किया कि हो सकता है शायद इसको देखने में एक मल्टीपल डिफरेंट टास्क हो, ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट टास्क हो. बट अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूअर, ही वॉज ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. लेकिन इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग और अंबाटो इको के अकॉर्डिंग, इंटरव्यूअर कौन था, वही था, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ डिफरेंट टास्क नहीं थे, ये सेम चीज करता था लेकिन सामने वाले को शो डिफरेंट मैनर में होता था. ठीक है. मुकुंद क्यूरियसली आस्क हिम अबाउट द सेम थिंग. अब मुकुंद ने क्यूरियसली, बहुत एक्साइटेड होकर उससे सेम चीजों के बारे में बार बार पूछा. दैट इको फाउंड हिमसेल्फ डूइंग. जो वो खुद कर रहा है वही खुद फाउंड आउट कर रहा है. Philosophical means यहाँ पर relating or devoted to the study of the fundamental nature of knowledge, reality and existence. Pursue means follow. Ethical means relating to moral principles. Eliminate, remove. Fist, a person's hand when the fingers are bent in.
टुवर्ड्स द पाम, जब आप बैंड डाउन करते हो अपनी फिंगर्स को, उसको कहते हैं फिस्ट. एंड held there tightly, typically in order to strike a blow or grasp something. Interstices means gap or space. Elevator means lift, as you know. He found it difficult to put it into words, but began by saying that he had specific philosophical interest that he continually sought to pursue through his academic work. जैसा कि वो वर्क करता था तो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया. दो तरह के पर्सन होते हैं आपके पास में. जब आप किसी में इंटरेस्ट लेते हो तो या तो आपका इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाता है या आप में इंटरेस्ट और ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इसमें क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा बढ़ता गया और उसने बहुत डिफिकल्टी फाउंड आउट जब करी, क्योंकि जैसा कि वो लिटरेचर की बात कर रहे थे, फिक्शन और ये सब वर्ड्स यूज कर रहा था, तो उसमें वोकैबुलरी भी उसी के अकॉर्डिंग आती है, नॉर्मल इंग्लिश वाली नहीं होती. तो उसने जब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए तो उसको बहुत डिफिकल्टी होती थी. लेकिन स्टार्टिंग में ये कहते हुए कि उसने एक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट जो है अच्छा जगाया और कंटिन्यू उसको रखा, तो एक फॉलो करते हुए एक एकेडमिक वर्क की तरफ वो पहुंचा और नॉवेल उसने लिखना स्टार्ट किया. टॉकिंग अबाउट हिज बुक्स, अगर उसकी बुक्स के बारे में बात करें चिल्ड्रंस के लिए, तो दे ऑल टॉक अबाउट नॉन वायलेंस. उसमें क्या लिखा था, सिर्फ नॉन वायलेंस के बारे में बातें थी. एंड पीस विच वर अगेन बेस्ड ऑन एथिक्स, जिसको हम दोबारा कहेंगे कि वो एथिक्स पे ही बेस्ड है. इस तरीके की नॉवेल, इस तरीके की बुक्स, बातें उसने लिखी थी. Then he talk about his secret that he worked in empty spaces of time. अब वो जब फ्री टाइम में रहता था उसने उसके बारे में बात करी कि when I was vacant, when I was sit empty, तो मैं क्या करता था, कुछ जो काम वो करता था उसके बारे में भी उसने लिखा. He called them interstices. उसने उसको क्या वो दिया नाम interstices, मतलब कि फ्री टाइम में जब वो काम करता है उसको interstices. According to him, और उसके अकॉर्डिंग these empty spaces were crucial. जो टाइम वो स्पेस जो लेता था, खाली वेकेंट जो स्पेस था उसके पास, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता था, क्योंकि उस टाइम पे आप वो काम करते हो जो आपको पसंद होता है, जो आप रियल में पसंद करते हो. इफ यू रिमूव द एम्प्टी स्पेसेस, और जब एम्प्टी स्पेस आप अपनी लाइफ से, अपने दिन से, अपने शेड्यूल से रिमूव कर देते हो, फ्रॉम द एटम्स और फ्रॉम द यूनिवर्स, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी दुनिया से रिमूव कर देते हो, तो यूनिवर्स वुड बी वेरी कॉम्पैक्ट, जस्ट एज बिग एज अ फिस्ट. वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट केस हो जाता है और वो इतना ज्यादा फिस्ट केस हो जाता है, जितने आप इतना ज्यादा बड़ा केस हो जाता है जितनी आपकी फिस्ट होती है. So if he was expecting someone over, that is someone was coming to his house, और अगर वो expect कर रहा है कि कोई ऐसा है जो उसके घर में आ रहा है, and the guest took the elevator from the ground floor to his flat on the third floor, और ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आने के लिए वो यूज कर रहा है एलिवेटर, लिफ्ट यूज कर रहा है वो गेस्ट. एज अंबरटो वेटेड फॉर द गेस्ट, और अंबरटो जैसा कि वेट कर रहा है गेस्ट के लिए, दैट टाइम वॉज एन इंटरस्टाइज. उसका मतलब ये है कि आप किसी के इंतजार में जो टाइम दे रहे हो वो आपको लंबा भी लगता है और वो वेकेंट, वो एम्प्टी भी होता है, वो वेस्ट होता है. उस टाइम को उसने इंटरस्टाइज कहा है कि अगर सपोज करो कोई गेस्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से आपके थर्ड फ्लोर पर आ रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं एलिवेटर, आपकी लिफ्ट यूज करके आ रहे हैं, तो उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज इंटरस्टाइज. एंड ही यूज दैट इंटरस्टाइज टू राइट एन आर्टिकल, और वो जो टाइम पीरियड है, छोटा सा ही अपने लिए कहो, वो उसके लिए लॉन्ग था, उस टाइम पे उसने लिखना शुरू किया, उस टाइम पे उसने एक आर्टिकल लिखा. दैट इज हाउ ही वर्क इन सच empty spaces of time which many people waste by sitting idle and waiting. और जब आप किसी के साथ बैठकर बिताते हो या अकेले खाली नॉर्मल रहकर बिताते हो या किसी का वेट करते हुए बिताते हो, उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो. इसलिए वो चीज बताइए, हाउ ही यूज्ड. मुकुंद मेंशन दैट व्हाट ही डिड वाज अनडाउटेडली यूनिक, और मुकुंद ने मेंशन किया कि क्या उसने किया था ये डेफिनेटली अनडाउटेडली यूनिक था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता. जब किसी का इंतजार होता है तो आप उसी के ख्यालों में रहते हो, उसी के बारे में सोचते हो, आएगा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब आने वाला ये करेंगे. लेकिन उस टाइम पे उसने आर्टिकल लिखा. His scholarly articles were very different from the usual academic style. और उसका जो scholarly article कहे इसको, तो बहुत ज्यादा academic usual style में लिखा जाता है, जो कि बहुत different शो होता है. The usual academic style lacked personal touch, और इसमें personal touch कुछ नहीं होता, personally कुछ नहीं बताया होता, and was dry and boring, और definitely वो थोड़ा सा सूखा सूखा और boring सा लगता है.
On the other hand, Umberto's writings had a certain playful and personal touch. और अगर बात करें अम्बर्टो की जो राइटिंग है वो डेफिनेटली प्लेफुल मतलब कि बहुत ज्यादा एंजॉयफुल होती है, और पर्सनल टच मतलब अपनी फीलिंग्स भी वो बताते हैं, लेकिन जब वो एम्प्टी स्पेस वाला लगता है उसमें नहीं बताते. He asked Eco that did he intentionally adopt an informal way of writing or was he being natural. क्या ये उसने adopt किया कहीं से कि ये abnormal जो उसने लिखना शुरू किया या उसको natural मिला है. Next, dissertation means a long essay on a particular subject, especially one written for a university degree or diploma. Hypothesis means theory. Frustration means the feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something. Narration means the action or process of narrating a story. अम्बाटो यहाँ पे narrate करता है स्टोरी को from his time in Italy. जब इटली से उसने लिखना शुरू किया था, where a professor told that his thesis was very different from others, कि उसकी जो thinking thoughts है, उसका जो mind है, वो बाकी लोगों से काफी different है. He told his story including the trials. उसने बहुत ज्यादा trials errors लेके stories को उसने बताया, include किया, जो कि happen हुआ था during his research, जो कि उसके research के दौरान happen हुआ था. Others on the other hand made false assumption. और बाकी दूसरी साइड से कहो तो ये बहुत ज्यादा false गलत assumption था, assume करना था, जिसको उसने correct किया और उसमें conclusions भी डाले. This was the reason, और यही reason है कि वो प्रोफेसर जो है यहाँ पे thesis को as a book लिखता है. ठीक है, वो अपने थॉट्स बताता है. अब वो एट द एज ऑफ 22 he realized that his way of writing was the correct way. अब 22 की एज में आके उसने रियलाइज किया कि उसका जो वे है, जो तरीका है लिखने का, वो बहुत ज्यादा सही है. एंड दैट इज व्हाई हिज एसेज वर ऑलवेज इन अ नैरेटिव टोन, और इसी वजह से उसकी जो टोन है वो काफी ज्यादा नैरेटिव मतलब एज अ नैरेटर उसको शो करती है. Probably this was also the reason why he started writing novels at the age of 50. और 50 की एज में यही वजह थी क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी थी, और यही वजह थी इसीलिए उसके अंदर ये जो क्वालिटी थी नैरेटिव वाली, तो उसने स्टार्ट किया नॉवेल लिखना. On the contrary, his friend Roland Barthes always wanted to be a novelist. और उसी की तरह देखा जाए तो उसके जो रोलैंड जो उसके फ्रेंड थे वो भी चाहते थे कि उसी की तरह नॉवेलिस्ट बनना along with an essayist, और ऐसे लिखते लिखते अनफॉर्चुनेटली बट बदकिस्मती से ही डाइड बिफोर ही कुड डू इट. जब तक वो करते, उन्होंने तो 50 इयर्स की एज में कर लिया अम्बाटो ने, लेकिन जो उसके फ्रेंड थे रोलैंड वो बदकिस्मती से उससे पहले ही करने से पहले ही खत्म हो चुके थे. वाइल फॉर इको ही इट हैपन बाय एक्सीडेंट, और इको के थ्रू ये एक्सीडेंटली हैपन हुआ. बट नॉवेल राइटिंग सेटिस्फाइड हिज हंगर फॉर नरेशन. जो उसकी नरेशन जो उसकी बुक थी ना, नरेट होने के प्रति, नरेटर होने के प्रति, वो उसकी बुक जो है समाप्त हुई जब वो लिखना शुरू किया. पॉइंटिंग आउट इज नॉवेल्स, उसकी नॉवेल्स को पॉइंट आउट करते हुए मुकुंद ने मेंशन किया दैट ही बिकेम astoundingly फेमस, कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होकर वो फेमस हुआ आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द रोज. जैसा कि वो टाइटल आया था द नेम ऑफ द रोज, उसके थ्रू. फ्रॉम अ फेमस अकेडमिक ही वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस नॉवेलिस्ट, और फेमस अकेडमिक के थ्रू वहां के बाद में वो एक फेमस नॉवेलिस्ट बन पाया. दो ही हैड रिटन मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, और लगभग उसने 20 स्कॉलरली वर्क्स जो है लिखे, जो कि देन नॉवेल्स, जो नॉवेल्स थी उसकी 5 थी, उससे ज्यादा उसने वो लिखे. Umberto Eco corrected that he had written over 40 non-fiction pieces. Umberto Eco ने करेक्ट किया कि उसने लगभग 40 नॉन फिक्शन पीसेस जो है, जो राइटिंग में उसने लिखना शुरू किया, लगभग 40 लिखे हैं. Seminal means influential. Amazed at hearing about Eco's over 40 scholarly articles. यहाँ पर ये बताया है, one of which was on the study of sign. साइन यानी जो अपन साइन किसी को सिंबल किसी को साइन करते हुए सिग्निफाई करते हुए बताते हैं, दैट इज सेमियोटिक्स. He asked if he was at all bothered when people remember him as the famous novelist. उसने पूछा, उसने इस चीज को बॉदर किया कि जब मैं लिखूंगा तो क्या लोग मुझे वो करेंगे, मेरे को जान पाएंगे, रिमेंबर रख पाएंगे कि फेमस नॉवेलिस्ट था कोई. अम्बर्टो इको ने रिप्लाई किया मुकुंद को ये एक्सेप्ट करते हुए कि यस, ये बॉदर होगा, तुम आइडेंटिफाई किए जाओगे एज अ नॉवेलिस्ट. अम्बर्टो ने दूसरी साइड में ये बताया कि वो आइडेंटिफाई होता है खुद से with the academic community because he considered himself, क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसने खुद ने कंसिडर किया अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो कि नॉवेल लिखता है ओनली ऑन संडे, जैसा कि वो संडेज में नॉवेल लिखता है, इसलिए वो फेमस हुआ. उसी तरीके से तुम
एम्प्टी स्पेस में लिखते हो तुम फेमस हो जाओगे। उसने अटेंड भी किया एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एज अपोज टू पैन क्लब्स, जो कि पैन क्लब्स के अपोजिशन में थी और राइटर की मीटिंग्स में थी। बट ऑन दी अदर हैंड इको ने एक्सेप्ट किया दैट ही वॉज वेल अवेयर दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, वो काफी ज्यादा वेल अवेयर है नॉवेल्स लिखने के थ्रू ही वॉज रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस, और एक वाइडर ऑडियंस मतलब बहुत सारी ऑडियंस के बीच में वो वहां तक पहुंच पाया, बिकॉज 1 million people would not obviously interested in stuff on semiotics, और इतने लगभग लोग जो है 1 million अराउंड इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए वो आया था। मुकुंद ने चेंज किया टॉपिक और मेंशन किया दैट द नेम ऑफ द रोज वाज अ वेरी सीरियस नॉवल, कि ये जो नेम ऑफ द रोज है काफी सीरियस नॉवल है, और स्टिल ये मैनेज करते हैं और अट्रैक्ट होती है एक लार्ज ऑडियंस के बीच में। ये डील करती है विद डिटेक्टिव स्टफ, क्योंकि इसमें स्पाई वाला है, डिटेक्टिव वाला है, तो डिटेक्टिव स्टफ है यहाँ पे, और वो मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, मतलब पूरी हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, जो पूरी हिस्ट्री है, मिडिल एज है, थियोरेटिकल है, माइंड से रिलेटेड है, डिटेक्टिव स्टफ है। ही आस्क्ड अम्बर्टो इफ ही वाज एट ऑल सरप्राइज्ड बाय हिज सक्सेस, और उसने उससे पूछा भी कि तुम खुद ही उस बात पे सक्सेस होगी तो तुम्हें बड़ी खुशी होगी, सरप्राइज होंगे। अम्बर्टो की रिप्लाई किया आया दैट ही वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, कि वो सरप्राइज नहीं हुआ था। द ओनली पीपल हु वर सरप्राइज वर जर्नलिस्ट, जो लोग सरप्राइज हुए थे वो उसके कौन थे, जर्नलिस्ट थे और पब्लिशर्स थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इट वॉज कॉमनली बिलीव दैट पीपल लाइक इजी रीडिंग एक्सपीरियंस, लोग जो है काफी इजी रीडिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और काफी ज्यादा इजी वर्ड्स वो कैब यूज करते हैं। एंड ट्रैश वाइल द ट्रुथ वॉज दैट थ्रू हिज नॉवल, और वो ट्रैश में मतलब कचरे में, गार्बेज में डाल देते हैं यदि उसमें कुछ सच ऐसा लिखा हो जो आपको ना पसंद हो। ही रीच दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लाइक चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस, और जो इस सच को पढ़ पाए वो सच्ची में एक चैलेंजिंग है उनके लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस है, और वो लोग काफी कम परसेंटेज में, काफी नंबर ऑफ में कम है। ही अंडरस्टूड दिस बिकॉज ही हिमसेल्फ yearned टू वॉच शोज लाइक मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये इस तरीके के शोज जो है वॉच करता था, इसलिए वो समझ पाया आफ्टर डिनर बट नॉट ऑल द डे लॉन्ग, डिनर के बाद में वही चीज समझ पाया। He asked Umberto about the possibility of success, और अम्बर्टो की पॉसिबिलिटी के बारे में भी उसने देखा कि सक्सेस हो सकती हो ऑफ द नॉवल हैविंग टू डू समथिंग विद इट्स एसोसिएशन विद मेडिवल हिस्ट्री। अब आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो तो सबका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता कि इसमें सक्सेस मिलेगी, तो अम्बर्टो डिड नॉट नेगेट द पॉसिबिलिटी। अब उसने क्या करा, नेगेशन मतलब नेगेटिव नहीं लिया उस चीज को, पॉसिबिलिटी को पॉजिटिव लिया। एज ही बिगैन टू टेल अ स्टोरी, और उसने स्टोरी बताना स्टार्ट किया, विच ही थॉट दैट ही डिड लाइक अ चाइनीज वाइज ओल्ड मैन, जैसे कि वो पसंद करता है चाइनीज ओल्ड मैन जैसा होता है। ही मेंशन दैट हिज अमेरिकन पब्लिशर, जो अमेरिकन पब्लिशर है उसका, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा more than 3000 कॉपीज जो है वहां पे सेल आउट करे, एज इन अ कंट्री लाइक हर्स नो वन हैड एवर सीन अ कैथेड्रल, मतलब कि स्टडीड लैटिन लैंग्वेज, जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो किसी ने नहीं पढ़ी है, इसलिए तुम हो सकते हो और तुम्हारी नंबर ऑफ कॉपीज जो है ज्यादा बिकेंगी। टू देयर सरप्राइज, अब इस सरप्राइज को देखते हुए उन्होंने एंड अप किया और सेलिंग करी 2 और 3 मिलियन कॉपीज। और अम्बर्टो ने कंसिडर किया कि अब ये इस बुक की जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री ही रहेगी, कि आगे जाके कितनी और सक्सेसफुल होती है ये नहीं बता सकते, लेकिन 2 से 3 मिलियन कॉपी और हुई है, इससे पता चल सकता है कि कितनी ज्यादा वो सक्सेसफुल रही है। हैड इट बीन रिटन 10 years अर्लियर और लेटर, क्या ये इसको पढ़ा जाएगा 10 साल बाद भी या उसके बाद भी, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, तो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगी। ये अपने अपने व्यूज थे स्टोरी में, दैट इज ओके। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।